नमस्कार, स्वागत है आपका आज दोपहर की बड़ी खबरों में और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और आज यूपी के अधिकांश जिलों के दिन की शुरुआत आंधी पानी से हुई है। आपको बता दें, लखनऊ में भी आज सुबह बादलों की गरज के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। मगर आप इस मुगालते में बिल्कुल न रहिएगा कि आने वाले दिनों में भी ये मंजर बना रहेगा। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक इस साल गर्मी कहर ढाने वाली है और लू का प्रकोप भी भयंकर होने वाला है। तो अगर आपने अपने कूलर और एसी की साफ सफाई और सर्विस नहीं कराई है तो जल्दी से जल्दी इस काम को संपन्न करवा लीजिए, क्योंकि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ने जा रही है और सामान्य से अधिक रहेगी। साथ ही साथ गर्म दिनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ हॉट डेज, वो भी इस बार ज्यादा होने वाली है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल में भी बारिश तो होगी, लेकिन आपको और हमको इस बारिश से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक लू के दिनों की संख्या इस बार सामान्य से ज्यादा रहेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां तक कि नॉर्थ कर्नाटका में भी इस बार लू चलने की संभावना जताई गई है, यानी लू चलने की आशंका है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में इस बार गर्मी अपने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज से शुरू हुए अप्रैल महीने से जून महीने तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाकों में इस बार हीट वेव ज्यादा चल सकती है और यहां तक कि रात का भी जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि बीता हुआ मार्च गर्मी के लिहाज से अब तक का दूसरा सबसे गर्म महीना रहा है। इसके पहले ये गर्मी का मंजर आपको या मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1953 के मार्च में दिखाई दिया था। दोगुना हुआ जेट फ्यूल का दाम। जी हां, हवाई यात्रा अब आपको और महंगी पड़ने जा रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच भारत की तेल कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया है। अब इसके बाद जेट फ्यूल यानी विमान में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन की कीमत दोगुनी होकर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा प्रति किलोलीटर हो गई है। आपको बता दें, इससे पहले एटीएफ की कीमत 96,000 रुपए प्रति किलोलीटर के आसपास थी और 1 मार्च को ही एटीएफ की कीमत में तकरीबन 5.7% यानी 5,244 रुपए 75 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गई थी। जाहिर है, अब इस नई वृद्धि से हवाई यात्रा और महंगी होने जा रही है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि ईरान युद्ध के चलते गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर मची अफरा तफरी के बीच आज सुबह सुबह आम लोगों को भारतीय तेल कंपनियों ने तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट 218 रुपए तक बढ़ गए हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में अभी कोई इजाफा या बदलाव नहीं किया गया है और वो अभी उतना ही है। आपको याद दिला दें कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पिछले महीने भी कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम 60 रुपए तक बढ़ाए गए थे। अब नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी कीमत 2,078 रुपए 50 पैसे हो गई है। ये तो हुई देश की बात। जरा आप विदेश की भी बात कर लें। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका में गैसोलीन यानी पेट्रोल की कीमतें बढ़कर $4 यानी करीब 380 रुपए प्रति गैलन हो गई है। आपको बता दें कि एक गैलन में तकरीबन 3.8 लीटर पेट्रोल आता है। अमेरिका में ये बढ़ोतरी 2022 के बाद हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है। जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका में डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है और इसका दाम
डॉलर प्रति गैलन करीब 475 रुपए के पार निकल गया है। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना महज एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है या बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच बढ़ती ईंधन की कीमतों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके फैसलों पर भी सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत हमेशा से पॉलिटिकल थर्मामीटर की तरह काम करती है। जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल डीजल की, जनता का गुस्सा भी सत्ता में बैठी सरकार की ओर मुड़ जाता है, बढ़ जाता है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस बार की स्थिति अब मुश्किल होती जा रही है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी की। तो यूपी में एक और आईएएस अफसर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, यूपी कैडर के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने काम की कमी होने का कारण बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है और मंगलवार को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा महामहिम राष्ट्रपति को भेज दिया है और इसकी कॉपी यूपी के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्ति एवं कार्मिक को भी भेजी है। आपको बता दें कि रिंकू सिंह अभी लखनऊ में राजस्व परिषद से संबंधित हैं। गौरतलब है कि शाहजहांपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद से हटाए जाने के बाद से ही यूपी सरकार ने उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया था। गौरतलब है कि शाहजहांपुर में तैनाती के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह वकीलों के बीच में उठक बैठक लगा रहे थे। इसके बाद से ही उन्हें राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया था। उधर चर्चाओं के मुताबिक रिंकू सिंह ने भले ही अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट उन्हें सस्पेंड भी कर सकती है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। रिंकू सिंह ने 2009 में मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप घोटाले का खुलासा किया था। साथ ही 26 मार्च 2009 को अपने एक सहयोगी के साथ रिंकू सुबह 7 बजे जब बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी उनके ऊपर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। रिंकू सिंह को एक साथ 7 गोलियां लगी थी और उनका इलाज मेरठ के अस्पताल में हुआ, जहां वह लगभग 1 महीने तक भर्ती थे। कई ऑपरेशंस के बाद वो ठीक हुए और घर लौटे। इस हमले के बाद उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई। हालांकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रिंकू सिंह हिम्मत नहीं हारे और काम पर डटे रहे। एससी वर्ग से आने वाले रिंकू सिंह ने 2022 में यूपीएससी की परीक्षा में 921वीं पोजीशन हासिल की थी। साथ ही रिंकू सिंह के इस्तीफे के बाद एक बार फिर यह सवाल फिजाओं में तैरने लगा है कि आखिर आईएएस की सर्विस से लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले 4 साल के भीतर यूपी कैडर के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों ने आईएएस की नौकरी से या तो वीआरएस ले लिया या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसमें से कई अफसर तो ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी में अभी 15 से 20 साल बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। रिंकू सिंह के पहले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था पिछले दिनों, आपको पता होगा। और पिछले 4 सालों में 8 अफसरों ने अपना या तो इस्तीफा दे दिया है या फिर वीआरएस ले लिया है। माना यह जा रहा है कि इन स्थितियों के पीछे या परिस्थितियों के पीछे अफसर को यह लग रहा है या लगता है कि वो यहां से बेहतर प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कभी कभी अपने सीनियर या अपने विभाग के मंत्री के साथ मतभेदों की वजह से ये आईएएस अफसर नए विकल्पों की ओर देखने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी है। मंगलवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक अहम बैठक की और इस बैठक में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के सिलेक्शन का प्रोसेस भी तेज कर दिया है। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये साफ साफ संकेत भी दिए कि बहुजन समाज पार्टी इस बार ऐसे किसी भी आदमी को टिकट नहीं देगी जिसका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। मायावती ने निर्देश जारी किया है कि उम्मीदवारों की सूची बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पार्टी में आपराधिक तत्वों को किसी भी हालत में जगह या संरक्षण ना मिले।
साथ ही प्रत्याशियों के चयन में सर्व समाज के संतुलन यानी बैलेंस को भी प्रायोरिटी देने की बात कही गई है। इस बैठक में मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार खोखले वादों, जुमलेबाजी के सहारे गरीबी और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन जनता अब इनसे आजी जा चुकी है। मायावती ने दावा किया कि अब लोग बहुजन समाज पार्टी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों पर टिकट को लेकर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर लगभग सहमति भी बन चुकी है। इसमें से कुछ उम्मीदवारों के नाम हम आपको बता देते हैं। इसमें दीदारगंज से अब्दुल कैफ आदमी, सहारनपुर ग्रामीण से फिरोज आफ्ताब और माधोपुर से आशीष पांडे के नाम चर्चा में आ रहे हैं। चर्चा में आए इन नामों से यह भी जाहिर होता है कि ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित इस सामाजिक समीकरण को साधने की बसपा की रणनीति अब शुरू हो चुकी है। अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां से एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद सहकारिता विभाग में खाली पड़ी हुई भर्तियों पर भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सहकारी विभाग के इम्पैक्स में लगभग 20,000 पदों की भर्तियां की जा रही हैं। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने इन सभी रिक्त पदों को 6 महीने के अंदर भरने के निर्देश जारी कर दिए हैं, यानी भर्ती प्रक्रिया अगले 6 महीनों में पूरी हो जाएगी। अब इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जिला सहकारी बैंकों में मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सहायक असिस्टेंट और सहायक के साथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड में सहायक अभियंता सिविल के कुल 116 पदों की भर्ती भी की जाएगी। आपको बता दें कि इन पदों के लिए अभ्यर्थी 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि सहकारिता विभाग की सभी संस्थाओं को मिलाकर लगभग 5,000 पद अभी भी रिक्त हैं, जिसमें अकेले जिला सहकारी बैंकों में 1751 पद रिक्त हैं, यानी खाली हैं। इम्पैक्स में भी सचिव के लगभग 5,000 तथा लेखाकार के 3,000 पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी और इसके साथ इम्पैक्स में 5,000 से अधिक कंप्यूटर सहायक आउटसोर्स के जरिए रखे जाएंगे। यहां तक कि जिन जगह चौकीदारों की नियुक्ति नहीं हुई है वहां भी चौकीदारों की भर्ती की जाएगी। तो कुल मिलाकर लगभग 20,000 खाली पदों पर भर्तियां होनी है और अगर आप इसके योग्य हैं तो इसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 15 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि स्त्री धन पर सिर्फ पत्नी का ही पूर्ण अधिकार होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में मंगलवार को कहा है कि स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार केवल पत्नी का ही होता है और उसे लेने पर उसके खिलाफ किसी भी तरह की क्रिमिनल धारा जैसे 406 इंडियन पेनल कोड के तहत कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आपको बता दें कि ये आदेश न्यायमूर्ति चमन प्रकाश ने कानपुर नगर की अनामिका तिवारी की एक याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। पीठ ने ट्रायल कोर्ट का संबंध आदेश रद्द करते हुए पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को भी समाप्त कर दिया है। अनामिका तिवारी की याचिका के मुताबिक उनके पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने उनके घर में घुसकर घर में मौजूद नकदी, गहना और दूसरे घरेलू कीमती सामान जबरिया उठा ले गए। इसके बाद ट्रायल कोर्ट में जब मामला गया तो ट्रायल कोर्ट ने पत्नी और उनके परिवार वालों को मुकदमे का सामना करने के लिए न्यायालय में तलब किया था, जिसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामला सामने आने पर कहा कि धारा 405 और 406 आईपीसी के तहत अपराध तभी बनता है जब किसी को सौंपी गई संपत्ति का वह व्यक्ति बेईमानी से दुरुपयोग करता है। जहां तक स्त्री धन की बात है तो स्त्री धन के मामले में पत्नी स्वयं उसकी मालिक होती है, इसलिए उसके खिलाफ यह धारा नहीं लागू होती। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने बिना कानूनी प्रावधानों को सही ढंग से समझे
जल्दबाजी में सम्मन का आदेश पारित कर दिया है। चलिए बात करते हैं आईपीएल 2026 की। तो आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के लिए अभी भी धड़कता है रविंद्र जडेजा यानी जड्डू का दिल। जी हां, रविंद्र जडेजा इस बार आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल की गुलाबी जर्सी पहनकर मैदान में उतरे हैं, लेकिन मैदान में उतरने के बाद भी उनका दिल आज भी अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धड़कता है। आपको बता दें कि सोमवार को गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई, जब उन्होंने 2 विकेट चटकाए, सरफराज खान का और शिवम दुबे का। हालांकि मैच के बाद जडेजा चेन्नई के तेज गेंदबाज खलील अहमद के पास पहुंचे और खलील अहमद की जर्सी पर सीएसके का जो लोगो लगा हुआ था उसे चूमते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित या सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जडेजा मैच के दौरान बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं। और जिस वक्त की ये वीडियो था उस वक्त मैदान में चेन्नई का स्कोर 6 विकेट पर 60 रन था, यानी उसकी हालत पतली थी और स्टेडियम में सीएसके के नारे या आवाज गूंज रहे थे। लगता है जडेजा अपनी पुरानी टीम की हालत नहीं देख पा रहे थे और ये बताता है कि 5 बार की चैंपियन सीएसके के साथ रविंद्र जडेजा का लगाव आज भी कितना गहरा है। रविंद्र जडेजा सीएसके की टीम के साथ जुड़ाव लोगों को भावुक कर गया। आपको यह भी बता दें कि 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ आईपीएल की शुरुआत करने वाले रविंद्र जडेजा को सीएसके ने 2012 में हुई नीलामी में तकरीबन 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत में खरीदा था। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रविंद्र जडेजा ने 186 मैच खेले हैं आईपीएल में और वो 2012, 2021 और 2023 में खिताब जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बुलेटिन में, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।